क्योंकि दिल्ली में 1000 से ज्यादा डेंगू के मामलों ने खतरे की घंटी बजा दी है। हालात ये हैं कि कोविड अस्पतालों और उनके बेड्स का भी इस्तेमाल अब डेंगू के मरीजों के लिए किया जा रहा है, यानी कि तमाम अस्पतालों में फिलहाल डेंगू के मरीज भर्ती हैं और कई जगह तो बाकायदा बोर्ड लगाया है कि बेड्स फुल हो चुके हैं। दिल्ली एक बार फिर डेंगू की चपेट में है। अस्पताल में मरीजों के आने की रफ्तार तेज है। तीमारदार प्लेटलेट्स के प्रबंध में जुटे हुए हैं तो सरकार ज्यादा से ज्यादा बेड के इंतजाम में जुटी है। चिंता इसलिए ज्यादा है क्योंकि कई साल बाद दिल्ली में डेंगू के मामले 1500 के पार जा चुके हैं। हालात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अक्टूबर के महीने में करीब 1200 केस सामने आए और सिर्फ पिछले हफ्ते में डेंगू के 531 मामले सामने आए हैं। आप किसी भी एक ओपीडी के अंदर देखोगे तो ओपीडी के अंदर अगर 100 मरीज आते हैं तो कम से कम 40 से 50% तो आज की तारीख में डेंगू पॉजिटिव आ रहे हैं। और अगर पूरी दिल्ली का आंकड़ा लिया जाए तो मैं मानता हूं कि कई हज़ार केस रोज के डेंगू के डायग्नोस हो रहे हैं। अगर आप डिफरेंट लेबोरेटरीज़ को सर्वे करें तो जो एंटीजन टेस्ट है या एंटी वायरसाइड सारे टेस्ट हैं बहुत ज़्यादा मरीजों के अंदर पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। लेकिन बताया जा रहा है कि दिल्ली में डेंगू के मरीजों की तादाद इससे कहीं ज्यादा है। इस साल रिकॉर्ड बारिश की वजह से डेंगू के फैलने की आशंका पहले से ही थी। दिल्ली में सरकार और नगर निगम ने साफ सफाई के इंतजाम भी किए, लेकिन वो नाकाफी साबित हुए। पिछले साल डेंगू के सिर्फ 346 मामले सामने आए थे। 2019 में 787 मरीज सामने आए थे। 2018 में डेंगू के 1114 केस आए थे। 2017 में 2022 मरीज थे। यानी 4 वर्षों बाद डेंगू एक बार फिर दिल्ली वालों को डरा रहा है। मान लीजिए 10 बेड यहाँ इमरजेंसी है तो उसमें यंग भी हैं, थोड़ा मिडिल एजेड भी हैं, उधर ओल्ड भी हैं, लेकिन अब इस बार यंग भी खूब आ रहे हैं। जैसे कि 10, 12, 15 साल के बच्चे या 18 साल के, 20 साल के टीनेजर, 25 साल के, ये युवा भी खासतौर से 15 से 25 साल के भी काफ़ी बच्चे आ रहे हैं। दिल्ली और एनसीआर के अस्पतालों में डेंगू के मरीजों के लिए बेड कम पड़ रहे हैं और मरीजों में युवाओं की तादाद अच्छी खासी है। दिल्ली में इस साल मरीजों की मौत का आंकड़ा चिंता का सबब है। इस साल अभी तक डेंगू की वजह से 6 मरीज अपनी जान गंवा चुके हैं। इससे पहले 2016 और 2017 में 10-10 डेंगू के मरीजों की जान चली गई थी। कोरोना से जूझने के बाद अगर डेंगू ने कहर बरपाया तो दिल्ली वालों के लिए मुश्किल बढ़ जाएगी। इसीलिए सरकार मुस्तैद है। दिल्ली नगर निगम और दिल्ली सरकार के अस्पतालों में डेंगू मरीजों के लिए दिए गए बेड भर चुके हैं। इसके बाद दिल्ली सरकार ने कोरोना बेड पर डेंगू के मरीजों को शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। प्राइवेट अस्पतालों को भी डेंगू मरीजों के लिए बेड मुहैया कराने के लिए कह दिया गया है। आशंका इस बात की है कि हालात कहीं बद से बदतर न हो जाएं। डेंगू नियंत्रण में है। हमने जहां भी केसेस जिस हॉस्पिटल से भी रिपोर्ट हो रहे हैं उसमें देखा है कि कहां से कितने केसेस हैं, वो दिल्ली के कितने हैं, दिल्ली से बाहर के कितने हैं। तो अभी ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है। दिल्ली और दूसरे राज्यों में तेजी से पैर पसार रहे डेंगू को देखते हुए केंद्र सरकार भी एक्टिव हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने डेंगू को लेकर समीक्षा बैठक की। मीटिंग में डेंगू के हॉटस्पॉट की पहचान, फॉगिंग और समय पर इलाज को लेकर बात हुई। जिन राज्यों में डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं वहां केंद्र की ओर से एक्सपर्ट की टीम भेजी जाएगी। दिल्ली से सुशांत मेहरा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो डेंगू के मच्छर को हल्के में लेने की गलती आप बिल्कुल ना कीजिएगा। दिल्ली में इसकी जद में आने से 6 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि पंजाब में 60 से ज्यादा मरीजों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। और देश के उत्तर पश्चिमी राज्य पंजाब में और ज्यादा बुरा हाल है। रिकॉर्ड लगातार टूट रहे हैं। 16,400 से ज्यादा लोग डेंगू की चपेट में आ चुके हैं इस वक्त। और इससे पहले 2017 की अगर बात करें तो वहां के हालात बहुत ज्यादा खराब थे। 15,400 से ज्यादा लोग इस बीमारी की जद में तबाह थे। और इस वक्त पंजाब की ही बात करें तो 18 लोगों ने फिलहाल इस दुनिया को अलविदा कह दिया। कारण डेंगू। आज भी कुछ उसी तरह के हालात हैं। यूपी के नोएडा, आगरा, मथुरा में धीरे धीरे कई मामले सामने आते जा रहे हैं। जरूरत से ज्यादा बारिश और बदलते मौसम की वजह से इन शहरों में भी डेंगू का प्रकोप दिख रहा है। फिलहाल डेंगू का कोई विशेष इलाज है नहीं। हालांकि डेंगू के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाकर हम और आप इस संकट से बच सकते हैं। करना क्या है ये आपको बताएंगे।
अगर आपको लगता है कि किसी भी मच्छर के काटने से डेंगू होता है तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डेंगू सिर्फ एक खास तरह के मच्छर के काटने से होता है जिसका नाम है एडिस इजिप्टी। हालांकि एडिस मच्छर और सामान्य तौर पर काटने वाले मच्छर में किसी भी तरह का कोई फर्क करना काफ़ी मुश्किल है। मादा एडिस मच्छर के काटने की वजह से ही डेंगू होता है और ऐसा माना जाता है कि डेंगू फैलाने वाले ये मच्छर दिन के ही वक्त ज़्यादा एक्टिव या कहीं कि सक्रिय होते हैं। शाम या फिर रात की तुलना में दिन में इनके काटने की ज़्यादा आशंका रहती है। एक्सपर्ट्स का भी यही मानना है कि सुबह सूरज निकलने के 2 घंटे तक और शाम को सूरज ढलने से कुछ देर पहले तक ही एडिस मच्छर के काटने की सबसे ज़्यादा आशंका रहती है, क्योंकि उसी दौरान वो ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। हालांकि कई बार ये सूरज डूबने के बाद भी काट सकते हैं। डेंगू का मच्छर आम तौर पर लोगों के टखने और कोहनी को ही सबसे ज़्यादा निशाना बनाता है। एडिस मच्छर की एक और खासियत है कि वो गंदे पानी में की बजाय साफ पानी में ज़्यादा पनपता है और मच्छर की ये प्रजाति मानसून या फिर बारिश के मौसम में सक्रिय रहती है, लेकिन सर्दियों में जीवित नहीं रहती। तापमान में गिरावट आने से आने वाले दिनों में डेंगू से राहत मिलने की कुछ उम्मीद हम कर सकते हैं। ये ठीक है कि नवंबर महीने के साथ ही सर्दियों की शुरुआत अक्सर हो जाती है, लेकिन अभी फिलहाल इतनी ठंड भी नहीं पड़ी है कि इस जानलेवा मच्छर का कुछ बिगाड़ सके। इसीलिए तब तक आपको खुद ही अलर्ट रहना होगा, क्योंकि डेंगू से जुड़े टेस्ट की रिपोर्ट के बाद ही ये पता चलता है कि सामान्य मच्छर ने काटा है या फिर डेंगू के मच्छर ने। मतलब इसकी पहचान कर पाना बहुत मुश्किल है। तो ऐसे में डेंगू की समस्या से बचाव ही एक अच्छा विकल्प है। वैसे सिर्फ दिल्ली एनसीआर में ही डेंगू का कहर नहीं है, बल्कि अगर हम आसपास के राज्यों की भी बात करें तो कमोबेश हालात हर जगह पर वैसे ही नजर आ रहे हैं। राजस्थान के जवाहर अस्पताल में सभी बेड डेंगू के मरीजों से भरे पड़े हैं। बताया जा रहा है कि एक अस्पताल में रोजाना 60 से 70 मरीज आ रहे हैं। मरीजों में बच्चे भी शामिल हैं। सवाई माधोपुर में भी डेंगू की वजह से दहशत है। पहले गांव में ज़्यादा मरीज सामने आए, लेकिन अब शहरों में भी मरीजों का आंकड़ा तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। हालात ये हैं कि अस्पताल में बेड कम पड़ रहे हैं। दावा ये किया जा रहा है कि 6 से 7 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। जिन मरीजों की हालत गंभीर है उन्हें फिलहाल जयपुर रेफर किया जा रहा है और जिन मरीजों का इलाज हो रहा है उनके लिए भी प्लेटलेट्स की कमी एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो डेंगू राजस्थान के भी कई जिलों में एक बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है। पिछले साल कंपेरिजन साल केसेस ज़्यादा आ रहे हैं। अभी तक हमारे पास 80 केस पॉजिटिव आए हुए हैं और आज की तारीख में हमारे पास सवाई माधोपुर में एक 0 केस एडमिट है, 2 केस जयपुर एडमिट है अभी किस प्राइवेट हॉस्पिटल में। और अभी हमने एक अभियान चलाया है कि अर्बन एरिया के अंदर केस ज़्यादा आ रहे हैं सवाई माधोपुर गंगापुर में, और सवाई माधोपुर अंदर हम नगर पालिका के साथ परिषद के साथ मिलकर के पूरे वार्ड वाइज सफाई अभियान चला रहे हैं और साथ में एंटी लार्वा एक्टिविटी कर रहे हैं जिससे कि इसको ड्रॉप आउट किया जा सके। दूसरा, अभी हमारे जो केसेज आ रहे हैं जो सीजनल डिजीज के आ रहे हैं वो दोनों अर्बन एरिया में ज़्यादा आ रहे हैं। रूरल में ओपीडी पिछले 2 दिन से कम हुई है। शरीर में जलन सी लगी। अच्छा, बुखार आती है? डॉक्टर ने क्या बताया? डेंगू बताया क्या आपको? जहाँ जाएगी प्लेटर डाउन बता दी, एकदम प्लेटर डाउन हो रही है। वैसे इस वक्त कोरोना से ज़्यादा चर्चा डेंगू के मामलों की हो रही है। पिछले 20 साल से लगातार लोगों को पता है कि डेंगू कितनी खतरनाक बीमारी है, कितना खतरनाक एडिस मच्छर है। लगभग हर साल दिल्ली और उसके आसपास के राज्यों में डेंगू का प्रकोप हम देखते हैं। हम में कई लोग ऐसे हैं जो कभी ना कभी डेंगू का शिकार हो चुके हैं, लेकिन फिर भी ऐसे लोगों की संख्या ज़्यादा है जिनका डेंगू से अब तक पाला नहीं पड़ा है। इसीलिए जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि बिना बीमार पड़े ही वो डेंगू के लक्षणों को कैसे जाने, पहली बात, ताकि डेंगू की वजह से होने वाले बुखार को वो आम फीवर समझने की गलती ना करें। दरअसल एडिस इजिप्टी मच्छर के काटने के तुरंत बाद ही डेंगू के लक्षण दिखने लगते हैं। हालांकि कुछ मामलों में इस जानलेवा बीमारी के लक्षण दिखने में 4 से 10 दिन का वक्त भी लग जाता है। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम डेंगू से जुड़े हर लक्षण के बारे में जान लें। तो सबसे पहला लक्षण क्या है? डेंगू की वजह से मरीज को तेज़ बुखार आता है। ज़्यादातर मामलों में पारा 103 डिग्री तक भी जा सकता है। बुखार के साथ साथ मरीज को काफ़ी ठंड, शिवरिंग बहुत ज़्यादा होती है। डेंगू के शुरुआती लक्षण में कमज़ोरी और थकावट भी महसूस होने लगती है। इसके अलावा पूरे शरीर, खास तौर पर जोड़ों और हड्डियों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। कुछ मरीजों को शुरू में पेट दर्द की भी शिकायत होती है।
इसके अलावा डेंगू का मच्छर जिस भी जगह पर काटता है, कुछ लोगों को वहाँ पर स्किन एलर्जी या फिर कहें कि त्वचा पर लाल चकत्ते और खुजली भी ज़्यादा होती है। कुछ लोगों को उल्टी जैसी शिकायत भी होती है। ये तमाम ऐसे लक्षण हैं जिससे आप ये महसूस कर सकते हैं कि अगर आपको किसी मच्छर ने काटा है तो ये डेंगू है या फिर एक सामान्य मच्छर है। लेकिन अगर आप पहले से ही किसी बीमारी का शिकार हैं तो डेंगू के लक्षण आप पर अलग हो सकते हैं। वहीं उम्र के हिसाब से भी डेंगू के लक्षण अलग अलग होते हैं। हालांकि डेंगू होने की वजह वायरस है और इसकी कोई ख़ास दवा भी नहीं है जिसे लेने से डेंगू वायरस फ़ौरन ही ख़त्म हो जाएगा। लेकिन फिर भी डेंगू के लक्षण दिखने के साथ ही मरीजों को डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना चाहिए और इसके अलावा अपने खान पान पर बहुत ज़्यादा आपको ख्याल रखने की ज़रूरत है, वरना डेंगू से पीड़ित होने के दौरान थोड़ी भी लापरवाही अगर आप बरतते हैं तो ये भारी पड़ सकती है। इसलिए डेंगू से जुड़ा बुखार जब भी आए तो मरीज़ को कुछ चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जिस हिसाब से हम बात करते हैं ऑयली फूड, फ्राइड फूड, मसालेदार खाना, कैफ़ीन वाले ड्रिंक्स, इसके अलावा नॉन वेज, इन तमाम चीज़ों से आपको दूर रहना चाहिए। मेरे सीधा कहने का मतलब ये है कि डेंगू के बुखार में आप हल्की चीज़ें खाएं जो आपको आसानी से पच जाएं। डाइजेशन सिस्टम आपका ठीक रहना चाहिए, जिसमें सबसे ज़्यादा तरल पदार्थों को ही आप तरजीह दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। नारियल पानी आप पी सकते हैं, अनार, संतरे का जूस, इनमें इम्यूनिटी बूस्ट करने के भी कई गुण होते हैं और डेंगू बुखार से लड़ने में भी ये तरल पदार्थ आपकी मदद करेंगे। अगर हम कुछ एहतियात बरत लें तो डॉक्टर के पास जाने या फिर अस्पताल भर्ती होने की नौबत ही नहीं आएगी। इसीलिए ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम डेंगू के मच्छरों से कैसे बचाव कर सकते हैं। तो इसके भी हम आपको उपाय बता देते हैं। पहली बात, पूरा साल मच्छर भगाने वाले स्प्रे का आपको इस्तेमाल करना चाहिए, ख़ास तौर पर जब सीज़न चेंज होता है, बरसाती सीज़न ख़त्म होता है, जैसे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का वक्त, उस दौरान आपको ज़रूर स्प्रे करना चाहिए। इसके अलावा इन 3 महीनों में परिवार के हर सदस्य पर मच्छर भगाने वाली क्रीम लगाने का जोर दिया जाए ताकि मच्छर उनके आसपास भी ना फटके। दिन और रात में सोने के दौरान मच्छरदानी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। घर से कहीं बाहर जा रहे हैं तो इस दौरान भी आप अपनी फुल बाजू की शर्ट पहने, अपने आप को पूरी तरह से टॉप टू टो पूरी तरह से कवर करके रखें, पैरों को पूरी तरह से ढकने रखें और इसके अलावा जुराबे, फुल स्लीव शर्ट, फुल पैंट्स, जूते, मोज़े पहनकर ही बाहर निकलें। तो ये मच्छर ज़्यादा ऊंचा नहीं उड़ सकता, इसीलिए ये आमतौर पर टखनों और कोहनी पर ही काटता है। इसके अलावा घर के आसपास आप पानी ना जमने दें क्योंकि एडीज इजिप्टी मच्छर को यहीं से पनपने का मौका मिलता है। कूलर, ख़ास तौर पर कूलर का पानी भी आपको बार बार बदलना है, ये बिल्कुल ना भूलें। अगर बागवानी का आप शौक रखते हैं तो आपको और ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। अपने घर में मौजूद गमलों में कभी भी पानी जमा ना होने दें। अगर पक्षियों को पानी पिलाने का भी आपको शौक है तो फिर पक्षियों के साथ अपनी भी चिंता आप कर लीजिए, क्योंकि पक्षियों के बर्तन को भी बार बार बदलें, साफ़ करते रहें। ये देखें कि पानी बहुत लंबे समय तक वहाँ पर न रहे। तो ये तमाम ऐसे तरीके हैं जिनका आपको पालन करना है। तो यकीन मानिए कि एक मच्छर आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, कभी भी नहीं। अगर मान लीजिए बुखार हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो अपने आप दवाई ना लें। कुछ लोग ब्रूफेन ले लेते हैं, एस्प्रिन ले लेते हैं, वो ब्लीडिंग कर सकती है क्योंकि इसमें बीमारी में ब्लीडिंग टेंडेंसी हो जाती है। हीमोग्लोबिन को मॉनिटर करते हैं हम, प्लेटलेट्स को और लिवर फंक्शन, 3 चीज़ मॉनिटर करते हैं। इसीलिए ये ज़रूरी है कि आप तुरंत डॉक्टर को दिखा लें, क्योंकि सिर्फ प्लेटलेट नहीं है, उसमें हीमोग्लोबिन भी है और लिवर फंक्शन भी है। इन पे भी आजकल हम देख रहे हैं कि डेंगू हेपेटाइटिस भी आ रहा है, उसमें ब्लीडिंग टेंडेंसी आ रही है, तो कहीं से उल्टी में ब्लड आ सकता है। तो इस तरह के हमें मॉनिटर करना होता है। इसलिए ये ज़रूरी है कि ये भी मैं एक प्रिवेंशन का पार्ट मानता हूँ कि तुरंत डॉक्टर को दिखाकर उसके परामर्श के अनुसार जाँच और इलाज कराएँ। एक और बात जो आपके लिए जानना समझना बेहद ज़रूरी है, पिछले 1.5 साल से जब जब स्ट्रेन शब्द का जिक्र आता है तो हमने और आपने इसे कोरोना के नए स्ट्रेन से ही अक्सर जोड़कर देखा है। लेकिन अगर आपको हम ये बताएंगे डेंगू के भी स्ट्रेन होते हैं तो शायद आप चौंक जाएंगे। ऐसा होता है और ऐसा हमेशा से था। हालांकि हमने अब तक डेंगू के एक ही स्ट्रेन के प्रकोप देखा है, लेकिन इस बार बहुत सारे मरीजों को दूसरे स्ट्रेन का प्रकोप भी झेलना पड़ा है, जिसके बाद हमें ये लगा कि आज के इस बुलेटिन में हम
आपको ये बताएंगे कि डेंगू के सभी स्ट्रेन्स आखिर कौन से होते हैं, स्टेजेस उनकी क्या होती है, कितना खतरनाक हो सकता है, आपको उससे बचना कैसे है। तो सुनिए गौर से, क्योंकि अगर आपको डेंगू के चारों स्ट्रेन के बारे में पता नहीं है तो आप इसकी गंभीरता को समझ ही नहीं पाएंगे। इसीलिए सबसे पहले डेंगू के डेन 1 स्ट्रेन की बात करेंगे। दिल्ली में इस वक्त ज़्यादातर मामले इसी स्ट्रेन से जुड़े हुए हैं। डेन 1 स्ट्रेन सामान्य स्ट्रेन होता है, इसीलिए इस स्ट्रेन से पीड़ित मरीजों को घबराने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं, क्योंकि डेन 1 स्ट्रेन ज़्यादा खतरनाक नहीं होता है। इसमें प्लेटलेट्स तेज़ी से नहीं गिरते हैं और इसीलिए खतरा थोड़ा कम रहता है। इसके बाद बारी आती है डेंगू के डेन 2 स्ट्रेन की, जो बहुत ज़्यादा गंभीर और ख़तरनाक होता है। इससे पीड़ित मरीजों का प्लेटलेट्स तेज़ी से कम होता जाता है। 24 घंटे में ही 60,000 से लेकर 1 लाख तक प्लेटलेट्स गिर जाते हैं, और अगर प्लेटलेट्स की संख्या 10,000 से कम हो जाए तो ब्लीडिंग की आशंका बढ़ जाती है, और कभी कभी हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि खून नाक, मुंह या फिर स्किन से भी बाहर आने लगता है, और अगर खून अंदर ही रिश्ता रह जाए तो किडनी, लिवर या फिर फेफड़ों को भी ख़राब कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। फिलहाल यूपी के आगरा में डेन 2 स्ट्रेन के सबसे ज़्यादा मामले सामने आए हैं, और डेंगू के 13 मरीजों में डेन 2 स्ट्रेन मिले हैं, जिनके प्लेटलेट्स तेज़ी से गिरे। साल 1996 में दिल्ली में डेंगू से काफ़ी मरीजों की जान गई थी, क्योंकि वो डेन 2 स्ट्रेन से ही पीड़ित थे। डॉक्टर इसे डेंगू शॉक सिंड्रोम के तौर पर भी देखते हैं, और इससे बुखार से पीड़ित मरीजों का अचानक ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। इससे मरीज की मौत तक हो सकती है। डेंगू का डेन 3 स्ट्रेन भी डेन 1 स्ट्रेन से की ही तरह कम घातक होता है, यानी कि वो मरीजों के साथ सामान्य तरीके से पेश आता है, जिसकी वजह से पीड़ित लोगों की ज़िंदगी पर खतरा उतना ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि उनमें प्लेटलेट्स बहुत तेज़ी से नहीं गिरते हैं। वहीं भारत में डेंगू के डेन 4 स्ट्रेन के ज़्यादा मामले देखने को नहीं मिलते हैं। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि एक बार अगर मान लीजिए कि डेंगू से कोई पीड़ित हो चुका है, तो उसके बाद दूसरी बार संक्रमित होने का क्या खतरा होता है? तो इसका जवाब सीधे तौर पर है हाँ, क्योंकि डेंगू के 4 स्ट्रेन होते हैं, तो कम से कम 4 बार डेंगू से पीड़ित होने का खतरा रहता है। फर्क सिर्फ इतना होगा कि अगली बार बाकी 3 स्ट्रेन में किसी एक स्ट्रेन से संक्रमित होने का खतरा ज़्यादा रहेगा। हालांकि दोबारा डेंगू होने पर किसी भी मरीज के लिए मुश्किल ज़्यादा होगी, चाहे वो स्ट्रेन कोई भी हो। आगे बढ़ेंगे। विदेश यात्रा के लिए सोच रहे लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ आई है। कोवैक्सीन की डोज लगवाने वाले लोगों का अब ऑस्ट्रेलिया जाने का इंतज़ार ख़त्म हो गया है। जिन्हें WHO की मान्यता का इंतज़ार है, उन लोगों के लिए ऑस्ट्रेलिया सरकार ने दिवाली से पहले एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए सोच रहे लोग अब बेफिक्र होकर तैयारी कर सकते हैं। भारत के देसी टीके कोवैक्सीन के लिए विदेश के रास्ते खुलते जा रहे हैं। एक हफ्ते में 2 देशों से कोवैक्सीन को मंजूरी मिल गई है, यानी अब जिन हिंदुस्तानियों ने कोवैक्सीन लगाया है और वो विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए अब धीरे धीरे विदेश यात्रा के दरवाजे खुलते जा रहे हैं। एक के बाद एक देश भारत के देसी टीके कोवैक्सीन को अपने यहाँ मंजूरी दे रहे हैं। अब तक 10 देशों ने इसे मंजूरी दे दी है। आज ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने भी कोवैक्सीन लगाने वालों को उनके देश आने की इजाजत दे दी। दिवाली से पहले ऑस्ट्रेलिया के इस ऐलान से हजारों की तादाद में भारतीयों को राहत मिली है। इसका फायदा ये होगा कि जिन लोगों ने कोवैक्सीन का टीका लगवाया है, वो बेरोक-टोक ऑस्ट्रेलिया की यात्रा कर पाएंगे। दरअसल अब तक WHO कोवैक्सीन को मान्यता देने पर मंथन कर रहा है। जल्द ही WHO से भी मंजूरी मिलने वाली है। इसीलिए फिलहाल कोवैक्सीन लगाने वालों को उन्हीं देशों में बेरोक-टोक एंट्री मिल रही है जिन्होंने कोवैक्सीन को अपने देश में मंजूरी दी है। कोवैक्सीन को फिलहाल ऑस्ट्रेलिया समेत 11 देशों ने कोरोना के खिलाफ कारगर टीके के तौर पर मान्यता दे दी है। भारत बायोटेक की वैक्सीन कोवैक्सीन को भी अब ऑस्ट्रेलिया की मंजूरी मिल गई है। तो ऐसे लोग जिन लोगों को कोवैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं, वो लोग अब ऑस्ट्रेलिया की यात्रा कर सकते हैं। पहले से कोवैक्सीन कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई देशों को इसकी मंजूरी मिल चुकी थी, हालांकि कई देश को में अभी इसकी मंजूरी नहीं थी। तो ऑस्ट्रेलिया भी अब उसमें शामिल हो गया है, जिसने कोवैक्सीन को मंजूरी दे दी है। कोवैक्सीन को हैदराबाद की कंपनी भारत बायोटेक ने बनाया है। ऑस्ट्रेलिया के स्वास्थ्य विभाग ने थेरेप्यूटिक गुड्स एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि TGA ने कोवैक्सीन समेत 2 टीकों को मंजूरी दी,
जिसमें भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और चीन की फार्मा कंपनी सिनोफार्म की तरफ से तैयार की गई BBIBP कॉर्वी भी शामिल है। ऑस्ट्रेलिया ने कोवैक्सीन लगवाने वाले 12 साल और इससे अधिक उम्र वालों को प्रवेश की अनुमति दे दी है। कोवैक्सीन लगवाने वाला कोई भी भारतीय वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया जा सकता है और उसे 14 दिन क्वारंटीन होने की जरूरत नहीं होगी। यानी अब कोविशील्ड या फिर कोवैक्सीन लगवाकर ऑस्ट्रेलिया जाने वाले भारतीय यात्रियों को पूरी तरह से वैक्सीनेटेड माना जाएगा, जिससे ये लोग बेफिक्र होकर ऑस्ट्रेलिया की यात्रा कर पाएंगे। भारत में हजारों की तादाद में छात्र पढ़ने के लिए भी ऑस्ट्रेलिया जाते हैं। कई कारोबारी भी और कई मजदूर भी ऑस्ट्रेलिया का रुख करते हैं। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया जाने का इंतजार कर रहे हजारों भारतीयों के चेहरे पर इस खबर ने गुड न्यूज वाली स्माइल ला दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो ऑस्ट्रेलिया सरकार ने कोवैक्सीन को मंजूरी देने का फैसला WHO की बैठक से ठीक 2 दिन पहले लिया है और 3 नवंबर को भारत के देसी टीके यानी कि कोवैक्सीन पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक बार फिर से बैठक होने वाली है। कोवैक्सीन बनाने वाली भारत बायोटेक कंपनी को उम्मीद है कि इस बैठक में WHO कोवैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल दे देगा, लेकिन ऐसे भी कई देश हैं जहां बिना WHO की मान्यता के ही कोवैक्सीन को मंजूरी दी जा चुकी है, जिनमें ऑस्ट्रेलिया समेत 11 देश शामिल हैं। हाल ही में ओमान ने कोवैक्सीन को कोविड-19 के टीकों की अनुमोदित सूची में शामिल किया, यानी कि ओमान में वैक्सीन की दोनों डोज लेने वाले भारत के सभी यात्रियों को यात्रा की अनुमति है और दोनों खुराक लेने वालों को क्वारंटीन होने की भी जरूरत नहीं होगी। वहीं ऐसे भारतीय जिन्होंने कोवैक्सीन की दोनों डोज ले ली हो, वो अपने वैक्सीन सर्टिफिकेट के साथ ईरान की यात्रा भी कर सकते हैं और यात्रा के वक्त उनके पास कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए। हालांकि कोरोना टेस्ट यात्रा से 96 घंटे पहले ही कराया होना अनिवार्य है। वहीं अगर कोई बिना टेस्ट रिपोर्ट की यात्रा करता है तो उन्हें 14 दिन क्वारंटीन रहना होगा। ये एक साथ में क्लॉज लगाया गया है। फिलीपींस के ड्रग रेगुलेटर ने भी भारत के देसी टीके कोवैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी है। मॉरिशस, वहां भी कोवैक्सीन लगवाने वाले लोग आसानी से यात्रा कर सकते हैं। हालांकि वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट बहुत जरूरी है। यात्रियों को अपने साथ RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट ले जानी होगी। अफ्रीकी देश जिम्बाब्वे ने भी भारत की स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन को मंजूरी दी हुई है, यानी कि कोवैक्सीन की दोनों डोज अगर आपको लग चुकी है तो आप भी जिम्बाब्वे के लिए पैकिंग कर सकते हैं। मैक्सिको के हेल्थ रेगुलेटर कॉफी फ्रेंड्स ने भी कोवैक्सीन की इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है और वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके यात्रियों को क्वारंटीन से भी नहीं गुजरना होगा। वहीं पड़ोसी देश नेपाल का भी जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि कोवैक्सीन से वैक्सीनेटेड लोग यात्रा यहाँ भी कर सकते हैं। कम से कम 14 दिन पहले वैक्सीन की दोनों डोज लगी होनी चाहिए और लोगों को वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट अपने साथ में कैरी करना होगा, क्योंकि बॉर्डर पर वो आपसे मांगा जाएगा। पड़ोसी देश श्रीलंका ने भी भारत की दोनों वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन को मंजूरी दे दी है। यूरोपियन यूनियन देश ग्रीस में भी कोवैक्सीन के लिए ग्रीन सिग्नल है, यानी दोनों डोज ले चुके विदेश यात्रियों को क्वारंटीन होने की जरूरत नहीं है। केवल आपके पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए और आपको ग्रीस में एंट्री मिल सकती है। हालांकि WHO से अप्रूवल पेंडिंग होने के कारण भी यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य कोवैक्सीन लगाने वाले यात्रियों को यात्रा की अनुमति नहीं दे रहा है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया, ओमान समेत कई ऐसे देश हैं जो कोवैक्सीन को मंजूरी दे चुके हैं। तो यहाँ जाने वाले लोगों के लिए ये गुड न्यूज़ है। अभी कोवैक्सीन को इमरजेंसी यूज के लिए कोई सैद्धांतिक मंजूरी नहीं मिल पाई है। हालांकि WHO द्वारा इस बारे में भारत बायोटेक से कुछ डेटा साझा करने के लिए कहा है और हम ये मान सकते हैं कि निकट भविष्य में कोवैक्सीन को भी WHO द्वारा इमरजेंसी यूज के लिए यूज करने की अनुमति मिल जाएगी। अच्छी खबर, सच्ची खबर में रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। और अब खबर उस फर्जीवाड़े की जो फर्जी जर्नल और फर्जी रिसर्च के नाम पर चल रहा है। इसीलिए अच्छी और सच्ची खबरों में हम आपको अलर्ट भी कर देना चाहते हैं और ये खबर आपके लिए देखना बहुत ज़रूरी था कि आप और ज़्यादा सतर्क हो जाएं, आसपास मौजूद दूसरे युवाओं को भी अलर्ट करें और उनका सपना टूटने ना दें। युवाओं के सपने से खेलने का नया जरिया सामने आया है।
फर्जी जर्नल और फर्जी रिसर्च पेपर छात्रों को धोखा देकर पैसे ऐंठने का तरीका बनता जा रहा है। जर्नल के नाम पर जो खेल हो रहा है उसे समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये खेल युवाओं के भविष्य के साथ साथ उनकी जेब से भी हो रहा है। पर यह खेल हो कैसे रहा है, ये समझने के लिए पहले जान लीजिए कि ये जर्नल एक खास तरह की पत्रिका होती है जिसमें किसी खास विषय से जुड़े रिसर्च पेपर्स छपते हैं। पीएचडी करने वाले छात्रों के लिए कम से कम 2 रिसर्च पेपर जर्नल में छपवाना जरूरी होता है, तभी यूजीसी छात्रों को पीएचडी की डिग्री देता है। यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने जिन जर्नल को मान्यता दी है, रिसर्च पेपर उसी जर्नल में छपना चाहिए। यूजीसी के इसी नियम का फायदा कुछ जालसाज उठाते जा रहे हैं। असल में इन जर्नल्स में रिसर्च पेपर छपवाना मुश्किल होता है, पूरी जांच परख के बाद ही पेपर छपते हैं। प्रक्रिया लंबी होती है। यहीं पर कुछ जालसाज छात्रों को शॉर्टकट का लालच देते हैं। कुछ हजार रुपए के एवज में जर्नल में रिसर्च पेपर छपवाने का भरोसा दिलाते हैं और कई बार छात्र इनके झांसे में भी फंस जाते हैं। जैसा एक नकली वेबसाइट बना लेते हैं, तो आपको लगता है कि आप नकली वेबसाइट को ओरिजिनल समझ के काम करना शुरू कर देते हैं और आपको लगता है कि आपका पेपर बहुत अच्छे जर्नल में पब्लिश हो गया और आपको बहुत अच्छी शोध कर ली और आपको लाइफ में बहुत आगे जाने का मौका मिलेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये ऐसे जर्नल होते हैं जिनकी वेबसाइट पर अगर आप जाएं तो न तो इनका कोई पता मिलेगा और न ही इनकी संपादकीय टीम की कोई जानकारी होगी। इसीलिए ये ऑनलाइन दिख तो जाएंगे पर इन्हें ट्रैक करना मुश्किल होता है और खुद छात्र से तहकीकात तक नहीं हो पाती। इसका फायदा उठाते हुए ये वेबसाइट्स किसी भी तरह का रिसर्च छापने का ऑफर देते हैं और रिसर्च छापने के एवज में पैसे वसूलते हैं। लेकिन छात्रों को ये बाद में समझ आता है कि यहाँ छपी रिसर्च का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि उन्हें यूजीसी मान्यता ही नहीं देगा। ये जो क्लोन्ड और प्रीडेटरी जर्नल्स है, 1 घंटे में, कई बार आधे घंटे में आपका पेपर पब्लिश कर देते हैं। आप इनको पेपर भेजें, इनको मेल करके भेज दीजिए कि हमें पैसे फटाफट देने को तैयार हैं। जैसे आप इनको पैसे देंगे, बिना पढ़े आपका पेपर पब्लिश कर देंगे और फिर जब आप उसको जाकर चेक करोगे वो एक क्लोन्ड वेबसाइट पे होगा और जब यूनिवर्सिटी अथॉरिटी डिग्री देने के लिए आपका पेपर चेक करेगी ओरिजिनल वेबसाइट पे, वहां वो पढ़ा ही नहीं होगा। फर्जी या क्लोन्ड जर्नल पर लगाम लगाने के लिए यूजीसी केयर बनाया गया है, जहां क्लोन जर्नल की जानकारी दी जाती है और मांगी जाती है, लेकिन इनकी तादाद इतनी ज्यादा है कि सभी का पता लगाना आसान नहीं है। फिर भी अगर छात्र थोड़ी सावधानी बरते तो वो बच सकते हैं। ये एक जर्नल है जिसका नाम है ऑट। ये ऑट जर्नल की जो वेबसाइट है, ये इस वेबसाइट पे ही आपको कमियां मिल जाएंगी। चोर आपको यही बैठा हुआ मिल जाएगा वेबसाइट पर। अब पकड़ना कैसे है, इसमें गलतियां क्या हैं? सबसे पहले देखिए, आप जब कॉन्टैक्ट डिटेल्स में जाएंगे, यहाँ आपको किसी का आता पता नहीं मिलेगा। आपको पता ही नहीं है ये कौन लोग हैं, इनके बारे में कोई एड्रेस ही नहीं है। और यही आप किसी ओरिजिनल जर्नल पे जाएंगे, आपको सारी चीज़ें कॉन्टैक्ट अस में मिल जाएंगी। दूसरी चीज़, आप एडिटोरियल बोर्ड में जाएंगे, नकली नाम दिए होते हैं। इन लोगों को खुद नहीं पता होता कि इनके नाम यहाँ पर हैं। ये देखिए, कट कॉपी पेस्ट करके ओरिजिनल ईमेल आईडीज यहाँ पे है ही नहीं उनके, तो उन लोगों को भी नहीं पता कि उनका नाम यहाँ पे लगा दिया गया है। जर्नल में रिसर्च पेपर छापने का झांसा देकर छात्रों से हजारों रुपए वसूले जाते हैं। नकली लेटर भी इशू किए जाते हैं, लेकिन इसका भारी नुकसान छात्रों को ही उठाना पड़ता है। रिसर्च पेपर का ये खेल छात्रों के साथ शिक्षकों के करियर के लिए भी घातक है। आपको बता दें कि कॉलेज में शिक्षक की नौकरी पाने के लिए एपीआई यानी एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स बहुत अहम होता है। एपीआई के लिए जर्नल में रिसर्च पेपर छपना बहुत जरूरी होता है। इसी के आधार पर उनको इंटरव्यू में पॉइंट्स मिलते हैं। इसके अलावा शिक्षकों के प्रमोशन भी एपीआई के आधार पर ही होते हैं। यूजीसी ने जर्नल में आर्टिकल छपवाने की प्रक्रिया हाई क्वालिटी रिसर्च के लिए की है, लेकिन कुछ लोगों ने इसे मुनाफे का धंधा बना लिया। हालांकि इसका दोहरा नुकसान है। साफ तौर पर शायद यही वजह है कि इंटरनेशनली जब रिसर्च देखा जाता है भारत को, तब उसमें साइटेशन ना के बराबर होता है। यानी इंडिया के रिसर्च को विदेशों में तकरीबन 3% सिर्फ साइटेशन है। तो साफ तौर पर अंदाजा लगाइए कि किस तरह से ये फ्रॉडस्टर्स, ये जालसाज, ये शोध के शिकारी शोध को डेंट कर रहे हैं। अगर रिसर्च करने वाला एक छात्र सावधान रहे और जर्नल की वेबसाइट को बारीकी से देखें और समझें तो इस फर्जीवाड़े से बचा जा सकता है। अगर आपको भी किसी फर्जी जर्नल की जानकारी मिलती है तो जरूर उसकी जानकारी यूजीसी को दें। इससे छात्रों के साथ होने वाला धोखा रोका जा सकेगा। दिल्ली से राम किंकर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और आइए यूजीसी की कार्यप्रणाली को बेहतर तरीके से समझने वाले विशेषज्ञों की राय भी जानते हैं। जहां तक रिसर्च जर्नल्स की बात है या रिसर्च पेपर्स की बात है, आजकल ऐसा बहुत देखने में आ रहा है कि जब से ये एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात आई है, नंबर्स को अर्न करने की बात आई है, ये सारी बातें कहीं ना कहीं इस बात के लिए प्रेरित करती हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च पेपर छापें। और कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग
शॉर्ट टर्म मेजर्स की ओर बढ़ते हैं। शॉर्ट टर्म मेजर्स की ओर बढ़ने का मतलब मेरा ये है कि वो कुछ ऐसी लोकल एजेंसीज भी बन गई जो कि जल्दी से आपका रिसर्च पेपर छाप देंगी, बिना रेफरिंग कराए पेपर छाप देंगी, कुछ एक पैसा लेके पेपर छाप देंगी। तो वो सब रिसर्च पेपर जो हैं वो बहुत ज़्यादा काउंट नहीं करते। और अब चलते चलते बात जीएनटी पावर प्ले की। आज के क्विज में हमने आपसे पूछा था T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा बार मैन ऑफ द सीरीज जीतने वाले खिलाड़ी कौन है। सही जवाब है ऑप्शन बी, विराट कोहली। और सही जवाब देने वाले हमारे आज के 3 लकी विजेता हैं देवाखेड़ा मध्य प्रदेश से, विशाल डांगी आरा से और स्वीटी हापुड़ से। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती है। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।